हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूँ आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट इज़ बेटर दैन डिलेड परफेक्शन। कई व्यक्ति होते हैं ना जो बोलते हैं कि परफेक्ट टाइम पे या अभी मेरे को इस चीज़ के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है, परफेक्ट नहीं हूँ अभी मैं, तो उससे बेहतर है कि आप लगातार इम्प्रूव करते रहें, डेली प्रयास करते रहें, तो आप कहीं ना कहीं ज़रूर पहुँच जाएंगे। लेकिन अगर आप उस एक परफेक्ट पल के लिए या उस दिन के लिए इंतज़ार करेंगे जिस दिन आप परफेक्ट होंगे, तो वो आपको हो सकता है आपकी अपॉर्चुनिटीज़ छीन ले आपसे। ठीक है, तो बेटर है जितना आप प्रिपेयर्ड कर रहे हैं हर दिन निरंतर प्रयास करते रहिए इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर अ परफेक्ट टाइम और अ परफेक्ट डे और अ परफेक्ट प्लेस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। India needs region-specific plans to improve climate resilience। रीजन स्पेसिफिक मतलब ये एरिया है राजस्थान का, राजस्थान में मिट्टी ज़्यादा है, ठीक है, पोल्यूशन यहाँ पे एयर पोल्यूशन की ज़्यादा समस्या हो रही है, पौधे कम है, तो यहाँ पे पौधे लगाना एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। ठीक है, ये पर्टिकुलर पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्लाइमेट चेंज आ रहा है, तो यहाँ पे ज़्यादा पेड़ लगाना ज़्यादा अच्छा रहेगा और जो डिफॉरेस्टेशन है उसको रोकना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से हिंदुस्तान में रीजन स्पेसिफिक मतलब जिस पर्टिकुलर रीजन की हम बात कर रहे हैं वहाँ पे क्या ज़रूरत है और क्या परेशानी है, तो इस तरीके की रीजन स्पेसिफिक प्लान्स की ज़रूरत है टू इम्प्रूव, ताकि हम क्लाइमेट रेजिलियंस का मतलब होता है मजबूती, क्लाइमेट मजबूती को और ज़्यादा मजबूत कर सके और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। अर्लियर दिस वीक, इस हफ्ते की शुरुआत में, द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, एंटर्ड द 150th ईयर ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस, यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को 150 साल पूरे हो गए हैं जब पहली बार इसकी स्थापना की गई थी, इसको बनाया गया था। While at present it analyzes the entire spectrum of climate and weather, बोल रहे हैं हालांकि इस वक्त पे करंट स्थिति ये है कि ये पूरा जो वेदर का या क्लाइमेट का जितना भी स्पेक्ट्रम है, यानी कि जो भी उसकी रेंज है, वेदर के दायरे के अंदर जो भी चीज़ें आती हैं, क्लाइमेट के दायरे के अंदर जो भी चीज़ें आती हैं, वो उन सब का विश्लेषण करता है। फ्रॉम साइक्लोन्स टू फॉग, यानी कि साइक्लोन्स हो चाहे फॉग हो, इट वॉज कंसीव्ड इन कॉलोनियल टाइम्स। तो ये इसकी शुरुआत, यानी कि ये जो है जो थॉट था, विचार जो था, वो विचार किस टाइम पे आया था, जब कॉलोनियल टाइम्स में, यानी कि जब हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स का कब्जा था, टू प्रोब द मिस्ट्रीज ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून, ताकि जो साउथ वेस्ट मानसून है वो उनके लिए बड़ा विचित्र था, उन्होंने इस तरीके का मानसून नहीं देखा था। ठीक है, तो उसकी मिस्ट्रीज को प्रोब करना मतलब जांच करना, छानबीन करना। तो साउथ वेस्ट मानसून किस तरीके का है, किस तरीके से आगे इसके पैटर्न चलते हैं, कैसा काम करता है, क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, क्या चीज़ें इसको डोमिनेट करती हैं, इन चीज़ों की छानबीन करने के लिए इसको बनाया गया था। द नीड्स वर प्रैक्टिकल, उस टाइम की ये जो ज़रूरतें थी ये ज़रूरी थी, प्रैक्टिकल थी। द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन कंसर्न्ड अबाउट रेवेन्यूज़, क्योंकि जो ब्रिटिश सरकार थी, वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उस टाइम पे, उनको ज़्यादा चिंता रेवेन्यू की थी। रेवेन्यू कहाँ से आता था? लगान, दुगना लगान देना पड़ेगा। लगान मूवी पूरी बन चुकी है, राइट, तो वो लगान के ऊपर डिपेंड करता था। लगान कहाँ से लिया जाता था, रेवेन्यूज़ कैसे जनरेट होते थे, लोगों से लगान लिया जाता था, खेती के ऊपर, फसलों के ऊपर। ठीक है, वॉज इंटीमेटली अवेयर, वो अच्छे से भली भांति अवेयर थे ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द मॉनसून ऑन हार्वेस्ट, वो अच्छी तरीके से भली भांति अवेयर थे, जानकार थे, जागरूक थे इस बात से कि जो मॉनसून है उसका प्रभाव जो है हार्वेस्ट, फसलों के ऊपर पड़ेगा। एंड दस एक्सट्रीमली इन्वेस्टेड इन डिटरमाइनिंग वेदर पास्ट ऑब्जर्वेशंस ऑफ विंड, और इसीलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया, वो इन्वेस्टमेंट भी किया और वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ में डिटर्मिन्ड भी थे, उस चीज़ को जानने के इच्छुक भी थे कि क्या
हमें पता चले कि पहले विंड्स इस तरीके से फ्लो कर रही थी तो उस टाइम पे ये मानसून था, ऐसी बारिश हुई, ऐसे सनशाइन हुई, तो क्या इन चीज़ों का वेदर पास्ट ऑब्जर्वेशंस ऑफ विंड, रेन एंड सनशाइन कुड बी यूज टू प्रिडिक्ट फ्यूचर टॉरेंट्स एंड ड्राउट्स, कि इसका इस्तेमाल हम फ्यूचर में भारी बारिश का और या फिर ड्राउट का, सूखे का पता लगाने के लिए कर सकते हैं। ये जानने में ब्रिटिशर्स इच्छुक थे। इन द ईयर्स सिंस देन, तो तब से लेके अब तक, द IMD हैज कलेक्टेड गारगेंटन स्टोर्स ऑफ मेट्रोलॉजिकल डेटा। तो उन्होंने गारगेंटन मतलब कि बहुत ज़्यादा, बहुत विशाल मात्रा में मेट्रोलॉजिकल डेटा कलेक्ट करा, दैट अंडरलाइन इट्स फॉरकास्ट ऑफ द मॉनसून, जो कि क्या करता है, आधार बनता है, बेस बनता है। इस वक्त पे हम जो मॉनसून का फॉरकास्ट कर रहे हैं, प्रेडिक्शन कर रहे हैं, उसका बेस बनता है। One such analysis of this data by researchers at the Council on Energy, Environment and Water, बोल रहा है ऐसा ही एक एनालिसिस इस डेटा का जो रिसर्चर द्वारा किया गया, कहाँ पे, एट काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वेदर, ये CEEW नाम है, एग्जामिन्स मॉनसून ट्रेंड्स एट दी सब डिविजनल तहसील लेवल। तो ये मॉनसून को छोटे टुकड़ों में, यानी कि तहसील लेवल तक कैसे मॉनसून काम करता है, एक तहसील में क्या असर पड़ता है इसका, दूसरी तहसील में क्या असर पड़ता है, उस टुकड़ों में इसको एग्जामिन करते हैं, जांच करते हैं। कब से? फ्रॉम 1982 टू 2022, 1982 से लेकर 2022 तक ये किया गया। दिस फाइंड्स दैट मॉनसून रेनफॉल इज इंक्रीजिंग इन मोर देन हाफ और 55% ऑफ इंडियाज रफली 4,400 तहसील्स। इसमें ये पता चला है कि मॉनसून की जो बरसात है वो लगभग आधी से ज़्यादा तहसीलों में, 4,400 तहसील्स का डेटा है इनके पास में, जिनमें से आधी से ज़्यादा, 4,400 का हाफ क्या हो गया, 2,200, ठीक है, उससे ज़्यादा, यानी कि 55% का डेटा दिया हुआ, 55% तहसील्स में जो रेनफॉल है, मॉनसून रेनफॉल, वो बड़ी है, इंक्रीज हुई है। About 11% of them saw decreasing rainfall, इनमें 11% थी जहाँ पे बारिश की कमी हुई है। In those तहसील्स about 68% experienced reduced rainfall in all 4 monsoon months, और इन्हीं में से 68% में मानसून के चारों महीनों में बारिश में कमी देखी गई है, while 87% showed a decline during the June and July, जहाँ वहीं दूसरी तरफ 87% में केवल जून और जुलाई के महीनों में कमी देखी गई है बारिश में, जो कि क्या होते हैं, क्रूशियल फॉर सोइंग ऑफ खारिफ क्रॉप्स, जो भी खारिफ की फसलों की बुआई के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट महीने माने जाते हैं, जून और जुलाई के। तो 87% जगहों में ये जो है जून और जुलाई के महीने में बारिश कम हुई है। अब जून और जुलाई के महीने में बारिश कम मतलब खारिफ क्रॉप के ऊपर डायरेक्ट असर पड़ेगा, क्योंकि बुआई में फर्क पड़ेगा, राइट, क्योंकि ये दोनों महीने हैं जो खारिफ क्रॉप की बुआई के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसे हम अगर कोई ये भी बोले ना कि इनके प्रोडक्शन सही नहीं होते या फिर ये लोग सही से नहीं काम करते, तो एक्चुअली इन प्रेडिक्शंस का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है हमारी फसलों के ऊपर, कि किस तरीके से बुआई करनी चाहिए, किस टाइम पे करनी चाहिए, इन सब चीज़ों का बहुत प्रभाव पड़ता है। और इसी से पता चलता है फूड क्राइसिस जो है, जिसके बारे में दुनिया चर्चा कर रही है, वो एक्चुअल में विजिबल हो रहा है। मोस्ट ऑफ दीज तहसील्स आर इन इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, इंडो गैंगेटिक मतलब गंगा वाला जो रीजन है, ठीक है, तो ज़्यादातर ये जो तहसील्स हैं वो गंगा वाले रीजन में है, विच कॉन्ट्रीब्यूट टू मोर देन हाफ ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, जो कि हिंदुस्तान का आधे से भी ज़्यादा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन देता है। अगर हिंदुस्तान में 7 टन, सपोज करो कि 7 टन प्रोडक्शन होती है, तो 7 टन का आधा का आएगा, तो 7 टन का हाफ क्या हुआ, 3.5 से ज़्यादा, यानी कि 3.5 टन से ज़्यादा जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वो कहाँ पे होती है, इसी इलाके में होती है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया एंड द इंडियन हिमालयन रीजन, ठीक है। और कहाँ पे होती है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में होती है और इंडियन हिमालयन रीजन में होती है। The study also found that 30% of India's districts witnessed several years of deficient rainfall. यहाँ पे ये भी पाया गया कि 30% हिंदुस्तान के डिस्ट्रिक्ट्स में कुछ पिछले कई सालों में रेनफॉल की कमी देखी गई है, डेफिशिएंट देखा गया है, यानी कि कमी देखी गई है।
years and 38% many years of excessive rainfall, और 38% जो है वो excessive rainfall देखी गई है. Some tehsils in Rajasthan, Gujarat, central Maharashtra and parts of Tamil Nadu that historically were dry were also getting wetter. बोल रहे हैं कुछ तहसील्स राजस्थान, गुजरात, सेंट्रल महाराष्ट्र और कुछ पार्ट्स तमिलनाडु के जहाँ पे ऐतिहासिक तौर पे हम लोग ये देखते थे कि ये सूखे इलाके हैं, वहाँ पे भी बारिश अच्छी खासी हो रही है, वो इलाके भी सूखे नहीं रह गए हैं. There were also changes underway in the north east monsoon, और बोल रहे हैं कि कुछ चेंजेस नॉर्थ ईस्ट मानसून में भी प्रगति पर है. अंडरवे मतलब प्रगति पर है. विच सेट्स इन ड्यूरिंग अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, जो कि कब होता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून किस समय पे होता है, वो होता है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में. बट प्राइमरली इम्पैक्ट्स पेनिनसुलर इंडिया, लेकिन केवल पेनिनसुलर इंडिया यानी कि इंडिया का जो बीच का पार्ट है ना, उसको ये प्रभावित करता है. द नॉर्थ ईस्ट मानसून रेन has increased by more than 10% in the past decade. बोल रहे हैं जो नॉर्थ ईस्ट मानसून की बारिशें हैं वो पिछले एक दशक में यानी कि 2012 से 2022 तक के बीच में 10% बढ़ चुकी हैं. इन अप्रॉक्सीमेटली 80% ऑफ तहसील्स इन तमिलनाडु, तमिलनाडु की 80% तहसीलों में, तेलंगाना की 44% तहसीलों में और आंध्र प्रदेश की 39% तहसीलों में रिस्पेक्टिवली. The southwest monsoon accounts for nearly 76% of India's annual rainfall, और वहीं साउथ वेस्ट मानसून की अगर बात करें तो वो 76% रेनफॉल बनाता है हिंदुस्तान में एनुअली, विद अबाउट 11% फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट मानसून, और बाकी 11% बारिश हमें कहाँ से मिलती है, नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से मिलती है. दैट इंडियाज मानसून आर इंक्रीजिंगली प्रोन टू लॉन्ग dry spells and punctuated by torrential wet spells is well documented. बोल रहे हैं ये बात कि ये फैक्ट कि हिंदुस्तान का जो मानसून है वो जो लॉन्ग, ज़्यादा लंबे समय तक सूखा पड़ना, ज़्यादा लंबे समय तक ड्राई स्पेल्स के प्रोन हो रहा है, यानी कि उसका खतरा बना हुआ है, जिसको पंक्चुएटेड, जिसको थोड़ा सा बाधित किसके द्वारा किया जाता है, टॉरेंशियल मतलब मूसलाधार बारिश. कब, जो कि बीच बीच में कभी मूसलाधार बारिश हो जाती है या फिर अंत में मूसलाधार बारिश हो जाती है, तो उससे रोका जाता है. दो हाउ मच ऑफ इट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय नेचुरल वेरिएबिलिटी एंड हाउ मच फ्रॉम ग्लोबल वार्मिंग इज एन एक्टिव एरिया ऑफ रिसर्च. लेकिन इस बात में कितनी ज़्यादा नेचुरल रीजंस का काम करते हैं या फिर कितना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव पड़ा है, ये अभी भी रिसर्च का एरिया है, इसमें काफ़ी ज़्यादा रिसर्च होना बाकी है. While revenue extraction guided colonial interest in weather at the regional levels, बोल रहे हैं हालांकि जहाँ रेवेन्यू की एक्सट्रैक्शन यानी कि रेवेन्यू लेना, हासिल करना, उसकी वजह से कॉलोनियल इंटरेस्ट इंडिया के वेदर में पैदा हुआ रीजनल लेवल्स पे यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे. सच एनालिसिस हैव अ न्यू कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस, लेकिन आज के दिन में अगर हम इस तरीके के एनालिसिस को जांच करें तो इसका नया और कंटेम्प्रेरी यानी कि समय, इस समय अनुरूप रेलेवेंस है, महत्व है. दिस इज टू मेक रीजन स्पेसिफिक प्लान्स टू इम्प्रूव क्लाइमेट रेजिलियंस. इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम रीजन स्पेसिफिक, क्षेत्र के आधारित जो है क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए प्लान्स बना सकें एंड चैनल नेसेसरी फंड्स एंड रिसोर्सेज, और उसी अनुरूप नेसेसरी फंड्स, ज़रूरी फंड्स और रिसोर्सेज उस पर्टिकुलर एरिया में पहुंचाई जा सके. प्रायोरिटाइजिंग रीजनल एंड सब डिस्ट्रिक्ट फॉरकास्ट ओवर नेशनल वंस, जिसमें कि छोटे छोटे टुकड़ों में जो जिस रीजन में जो चीज़ ज़रूरी है उसको ज़्यादा प्रायोरिटाइज करना चाहिए, उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, बजाय कि एक हम प्लान बनाए पूरे हिंदुस्तान के लिए. बिकॉज हिंदुस्तान हर 10 किलोमीटर पे बदलता है, हवा बदलती है, पानी बदलता है, वातावरण बदलता है, हर चीज़ बदलती है. तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम प्लान्स बनाएंगे तो वो ज़्यादा कारगर साबित होंगे, बजाय कि आपने पूरे हिंदुस्तान के लिए एक प्लान बना दिया. आप जिस इलाके में ज़्यादा बारिश है आप वहाँ पे भी बोल रहे हैं कि वहाँ पे भी आप सूखाने वाले काम करें या फिर विंड एनर्जी लगाएं, तो विंड एनर्जी वहाँ पे चलेगी नहीं, बारिश ज़्यादा हो रही है. ठीक है,
और जिस इलाके में बारिश नहीं हो रही है, आप वहाँ पे बोल रहे हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाओ, तो उस इलाके में बारिश ही नहीं हो रही है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा के वहाँ पे फ़ायदा क्या। तो इस तरीके से रीजन स्पेसिफिक आपको प्लान्स बनाने पड़ेंगे। वुड बी अ कमेंडेबल स्टेप फॉरवर्ड बाय द गवर्नमेंट। तो अगर हम ऐसा कर पाते हैं, रीजन स्पेसिफिक बना पाते हैं देश के स्पेसिफिक होने के बजाय, तो ये बड़ा ही प्रशंसनीय कदम होगा अगर ये सरकार ये काम कर पाती है तो। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज। पैसेज की टोन ऑप्टिमिस्टिक, कुछ पॉजिटिव यहाँ पे दिखाई दिया, हमने किसी की प्रशंसा करी हो कि ये कदम बड़ा अच्छा है या नहीं। इन्फॉर्मेशन हमें मिली कि हमारा ये जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है इसको 150 साल हो गए हैं, ये ब्रिटिश राज के टाइम पे शुरू हुआ था, क्यों किया गया था, अब इसका क्या महत्व है, आगे इससे हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो पैसेज क्या था, इंफॉर्मेटिव ना कि ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है, या एनालिटिकल बोल सकते हैं। ऑप्शन बी इंफॉर्मेटिव इज करेक्ट, पेसिमिस्टिक नहीं है, इनडिफरेंट नहीं है। What is the main theme of the passage? The history and evolution of Indian Meteorological Department. हिंदुस्तान का जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसका इतिहास और उसका एवोल्यूशन, हमने इसके बारे में चर्चा करी। The impact of monsoon pattern ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इन इंडिया, कि हिंदुस्तान में एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के ऊपर मानसून पैटर्न्स का क्या प्रभाव पड़ता है। द नीड फॉर कंटेम्प्रेरी वेदर एनालिसिस एंड क्लाइमेट रेजिलियंस प्लान्स, कि इस वक्त कंटेम्प्रेरी, इस वक्त के अकॉर्डिंग वेदर एनालिसिस करना और उसी के अकॉर्डिंग क्लाइमेट रेजिलियंस प्लान बनाने की क्या महत्वता है। सो ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। What does the analysis by the Council on Energy, Environment and Water CEEW reveal about monsoon trends in the subdivisional तहसील levels in India from 1982 to 2022? तो यही पता चला कि 55% तहसील्स में जो बारिश है वो इंक्रीज हुई है, 55 लगभग 55% में। और ये पता चला हमें, और कुछ डेटा था कि 45% में कम हुई है, 30% में डिस्ट्रिक्ट्स में और ज़्यादा कम हुई है, सूखा पड़ गया है, ऐसा कुछ। ठीक है, मॉनसून रेनफॉल हैज डिक्रीज्ड इन मेजॉरिटी ऑफ तहसील्स, डिक्रीज नहीं हुई है, मेजॉरिटी में इंक्रीज हुई है, तो ये इनकरेक्ट है। देयर इज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द मॉनसून रेनफॉल इन 55% ऑफ द तहसील्स, बिल्कुल करेक्ट है। सजेस्टिंग अ शिफ्ट टूवर्ड्स वेटर मानसून पैटर्न्स, जिससे ये पता चलता है कि मानसून जो है वो और ज्यादा बारिश कर रहा है। सो ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। What is the significance of the observed monsoon trends in the Indo-Gangetic Plains, northeastern India and Indian Himalayan region according to the passage? ये पता था हमें, ये पता चला कि ये जो है रीजन ये बहुत ज़्यादा बारिश से प्रभावित हो रहा है। यहाँ पे ये पता चला कि रेनफॉल जो है डिक्रीज हुई है, ठीक है, जिसकी वजह से खारिफ क्रॉप की जो बुआई है उसमें भी फर्क पड़ा है। These regions are witnessing the highest increase in monsoon rainfall, contributing to improved agricultural productivity. Incorrect है ये, increase नहीं देखा है। The observed decrease in rainfall during crucial monsoon months in these regions is a matter of concern due to their significant contribution to India's agricultural production. बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये जो इलाके हैं, चाहे इंडो गैगेंटिक प्लेन्स हो, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयंस हो या इंडियन हिमालयंस हो, ये सारे जो हैं यहाँ पे एग्रीकल्चर का ये मेजर हिस्सा, हाफ से भी ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन यहाँ पे होती है। तो जिसके तहत अगर यहाँ पे बारिश कम होगी तो वो हमारे एग्रीकल्चर के ऊपर असर पड़ेगा। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। What trends have been observed in the monsoon patterns in different parts of India according to study mentioned in the passage? बोल रहे हैं क्या ट्रेंड्स ऑब्जर्व किए जा रहे हैं मॉनसून पैटर्न्स में भारत के अलग पार्ट्स, डिफरेंट पार्ट्स में, अकॉर्डिंग टू स्टडी, जो स्टडी यहाँ पे मेंशन की गई है उसके अकॉर्डिंग। द नॉर्थ ईस्ट मानसून रेन हैज डिक्रीज्ड, डिक्रीज नहीं हुई है नॉर्थ ईस्ट मानसून रेन्स ना, बढ़ी है। सो इनकरेक्ट है। मोर देन 10% इन द पास्ट डिकेड इन मेजर पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। इनकरेक्ट है, बड़ी है इन सारे सभी पार्ट्स में, नॉर्थ ईस्टर्न मानसून की वजह से जो रेन्स हैं वो बढ़ी हैं। अप्रॉक्सीमेटली 38% ऑफ इंडियाज डिस्ट्रिक्ट्स हैव एक्सपीरियंस्ड many years of excessive rainfall, करेक्ट है, while 30% have faced several years of deficient rainfalls, ये भी करेक्ट है। सो ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ये सारा का सारा डेटा जो है ना पैसेज से ही लिया है, कुछ भी अपने आप से नहीं बोला, तो अपनी PDF जो है सामने रखना, उसके बाद सॉल्व करना है इसको। अप्रोप्रिएट ईडीएम हमें फाइंड आउट करना है इस स्थिति के लिए।
गीतिका स्पोक अ लॉट अबाउट हर न्यू मूवी, गीतिका ने अपनी नई मूवी के बारे में बहुत ज़्यादा बात करी. हाउएवर इट केम टू नथिंग इन द थिएटर्स, लेकिन थिएटर्स पे वो असफल रही, इतना कुछ चल नहीं पाई. ठीक है, तो केम टू नथिंग इन थिएटर्स मतलब वो बुरी तरीके से पिट गई. अब देखते हैं इडियम्स क्या क्या दिए हैं. टू गिव द डेविल हिज ड्यूज, इसका मतलब होता है कुछ गलत चीज में भी अच्छाई ढूंढ लेना, है ना. बुरे में भी अच्छा बोलते हैं ना, कुछ बुरी परिस्थितियों में लोग अच्छाई ढूंढ लेते हैं. ठीक है. टू गेट इन टू हॉट वाटर, टू गेट इन टू हॉट वाटर मतलब मुश्किल में पड़ जाना. टू डिग द ग्रेव, डिग द ग्रेव मतलब अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना, अपनी कब्र खुद खोद लेना, यानी कि अपने लिए कुछ नुकसान कर लेना. तो उसने पब्लिसिटी करी, ज्यादा बात करी, तो उससे तो नुकसान नहीं हुआ ना. टू एंड इन स्मोक यानी कि धुआं होगी, चली नहीं, असफल हो गई, विफल हो गई. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. यहाँ पे अगेन अप्रोप्रिएट ईडियम बताना है हमें. राइमा टेक्स हर क्लासेस वेरी अटेंटिवली, राइमा अपनी क्लासेस बहुत ध्यान से सुनती है. ठीक है. इन अकॉर्डेंस विद मतलब किसी के अनुसार. बाय ब्लेजिंग अ ट्रेल, ब्लेजिंग अ ट्रेल का मतलब होता है टू पायनियर और लीड द वे इन समथिंग न्यू, यानी कि किसी नई चीज में अपना एक पूरा मुकाम हासिल कर लेना ताकि लोगों के लिए वो रास्ता बन जाए. बाय लूजिंग इन क्लाउड, तो लूजिंग इन क्लाउड्स का मतलब होता है कंफ्यूज हो जाना या अनकंफर्टेबल फील करना. ठीक है, तो वो भी नहीं है. वेरी बी ऑल ईयर्स यानी कि सारा ध्यान केंद्रित करके, मतलब आपके कान जो है वो दोनों एक ही तरफ है, सभी चीजों आपकी कहाँ है, ध्यान के ऊपर है. तो बहुत ध्यान लगा के जो आप चीज करते हैं उसको बोलते हैं बी ऑल ईयर्स यानी कि वेरी अटेंटिवली. ऑप्शन डी इज करेक्ट. अब यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं, हमें वो स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है जिसमें कोई भी स्पेलिंग एरर नहीं है. ऑल्दो के स्पेलिंग इनकरेक्ट हैं. क्या होते हैं? ALTHOUGH, ऑल्दो ये होते हैं. ऑल्दो द बुक वॉज डिफिकल्ट टू रीड, आई परसिस्टेड एंड इवेंचुअली के स्पेलिंग इनकरेक्ट है. डबल एल आएगा. अंडरस्टूड द कॉम्प्लेक्स आइडियाज, तो यहाँ पे 2 स्पेलिंग एरर है, ये स्टेटमेंट ए तो नहीं होगा. ऑल्दो द बुक वॉज डिफिकल्ट टू रीड, आई परसिस्टेड एंड इवेंचुअली अंडरस्टूड द कॉम्प्लेक्स आइडियाज, बी करेक्ट है. ठीक है. सी में ऑल्दो द बुक वॉज डिफिकल्ट टू रीड, आई परसिस्टेड एंड इवेंचुअली की स्पेलिंग इनकरेक्ट है. अंडरस्टूड द कॉम्प्लेक्स आइडियाज. Although the book was difficult to read, I persisted की स्पेलिंग इनकरेक्ट है. And eventually understood the complex idea. तो समझ में आ गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट. The friendly dog wagged his tail. पूंछ हिलाते हैं ना, जब आपसे दोस्ती कर लेते हैं डॉग्स तो वो अपनी पूंछ हिला के बताते हैं कि भाई वो आपको पसंद करें. While the dash cat hissed मतलब गुर्राना, जैसे कैट्स जो है वो जब गुर्राती हैं तो उसको हिसिंग साउंड बोलते हैं. ठीक है. तो ग्राउलिंग साउंड, कुत्ते अगर गुर्राते हैं तो उसको ग्राउलिंग साउंड बोलते हैं, कैट्स गुर्राते हैं उसको हिसिंग साउंड बोलते हैं. तो वो कब गुर्राती हैं? गुस्से में. ठीक है, गुस्से में होंगी. तो फ्रेंडली का हमें एंटोनिम बताना है लविंग. लविंग यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा क्योंकि वो एंटोनिम नहीं है, वो सेम सिनोनिम ही है. अगर कोई फ्रेंडली होएगा तो वही लविंग होएगा, वही वेलकमिंग होएगा, वही अफेक्शनेट होएगा. हॉस्टाइल मतलब एग्रेसिव, आपको शत्रु मानने वाला, अनफ्रेंडली. ठीक है. तो हॉस्टाइल कैट हिस्ड, ऑप्शन डी इज करेक्ट. His brother needed some urgent help at that moment. तो इसमें हमें करेक्ट पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है कि उसके भाई को उस समय पे कुछ अर्जेंट हेल्प चाहिए थी. तो some help, urgent help was needed पास्ट की बात है. was needed किसके द्वारा? by his brother at that moment. Some urgent help was needed by his brother at that moment. Option A is correct. Could you please tell me which languages you are fluent in? अब इसको you are fluent in की बजाय क्या बोलेंगे हम इसकी बजाय प्रयोग करेंगे could you please tell me which languages you फिर आगे क्या आएगा? speak fluently, you speak fluently. ठीक है. you may be fluent in speaking, you speak fluently, you fluently speaking, you have been fluent in speaking. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट.
अ पर्सन हु लिव्स अ सेक्लूडेड और सॉलिटरी लाइफ, सेक्लूडेड मतलब अलग थलग, या सॉलिटरी मतलब सिंगल, एकांत में रहना, ऑफन फॉर रिलीजियस रीजन्स, कोई धार्मिक वजह से कोई व्यक्ति एकांतवास में चला जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, सन्यासी। ठीक है, सन्यासी को एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट मतलब जो एकदम खुल के बाहर आके बात करता, तो वो तो नहीं बोलते सन्यासी को। शॉविनिस्ट, शॉविनिस्ट मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो एग्रेसिव पेट्रियाटिज्म दिखाता हो, बहुत ही एग्रेसिव, चाहे किसी जेंडर के लिए हो, चाहे किसी भी पर्टिकुलर कॉज के लिए हो, लेकिन वो बहुत एग्रेसिवनेस दिखाता हो, तो वो होता है शॉविनिस्ट। तो वो मॉन्क को तो वो नहीं बोलते, साधु को, सन्यासी को तो नहीं बोलते, मॉन्क, मॉन्क बोला जाता है सन्यासी को। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। हाइपोकॉन्ड्रियक, हाइपोकॉन्ड्रियक मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो भ्रम में रहता हो, मतलब उसको दिमाग में कुछ भ्रम आता हो, विजन्स कुछ आते हो। ठीक है, तो उसको बोला जाता है हाइपोकॉन्ड्रियक, मेडिकल कंडीशन के टर्म्स पे। एक्लिमेटाइज, एक्लिमेटाइज का मतलब होता है बहुत ज्यादा प्रयास करना किसी चीज में, आप वो आपका नेचर बन चुका हो। ठीक है, अभ्यस्त हो चुके हो आप किसी चीज के। ठीक है, तो इसका एंटोनिम क्या आएगा, पहला है डिसअरेंज, डिसअरेंज का मतलब होता है अव्यवस्थित। ठीक है, अव्यवस्थित। प्रायोरिटाइज, प्रायोरिटाइज का मतलब होता है प्राथमिकता देना। प्लेसेट, प्लेसेट का मतलब होता है शांत रहना। और डीक्रिमिनलाइज मतलब कि अपराध की श्रेणी से बाहर कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए डिसअरेंज इज करेक्ट, यानी कि अव्यवस्थित इज करेक्ट। पैराजंबल का क्वेश्चन है हैव टू डील विद। हैव किसी भी मतलब हैव जो है वो वर्ब है, तो वो किसी भी नाउन के बाद में आएगा या किसी भी प्रोनाउन के बाद में आएगा, एडजेक्टिव जो बता रहा होगा कि भाई उसने ये काम किया। ठीक है, तो नाउन प्रोनाउन के बाद में आएगा। ए हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता, यहाँ पे ए फर्स्ट स्टेटमेंट आ रहा है, ऑप्शन ए एलिमिनेट हो जाएगा। अबाउट द टेरिबल ट्रैफिक, अबाउट की टेरिबल ट्रैफिक के बारे में, पर क्या उसके बारे में, कुछ सेंटेंस की शुरुआत होगी, यानी कि बी भी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा, ऑप्शन में है भी नहीं। ऑन हिज वे टू वर्क, हिज प्रोनाउन इस्तेमाल किया जा रहा है हिज, लेकिन उसके लिए पहले नाउन आना चाहिए तभी प्रोनाउन इस्तेमाल होगा, यानी कि सी भी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं है। निश्चित बिगिंस थिंकिंग, निश्चित एक नाउन है। ठीक है, जो कि प्रोनाउन से पहले आएगा। डी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो सकता है। ही विल श्योरली, अगेन ही जो है प्रोनाउन है, यानी कि ई भी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा, डी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट होएगा। निश्चित बिगिंस थिंकिंग, क्या सोचने लगा, अबाउट द टेरिबल ट्रैफिक, वो सोचने लगा उस टेरिबल ट्रैफिक के बारे में। ट्रैफिक, ऑन हिज वे टू वर्क, हैव टू डील विद, ही विल श्योरली, तो वो उस टेरिबल ट्रैफिक के बारे में सोचने लगा जो कि ही विल श्योरली हैव टू डील विद ऑन हिज वे टू वर्क, यानी कि डी बी ई ए सी। ठीक है, डी बी ई ए सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। When I reached the marketplace, the coconuts was already sold. Coconuts, बहुत सारे coconuts हैं। ठीक है, एस है तो was नहीं आएगा, क्या आएगा, were already sold। पास की घटना है कि जब मैं वहां पहुंचा तब वो coconuts already बिक चुके थे, तो are already sold, are का प्रेजेंट फॉर्म में नहीं आएगा। have already sold नहीं आएगा, is already sold या were already sold, ऑप्शन डी इज करेक्ट। Gandhi's approach, while effective in mobilizing large segments of Indian society, was criticized by some for being passive and overly accommodating। बोल रहे हैं गांधी जी की जो अप्रोच थी, ओपिनियन था, नजरिया था चीज़ों को देखने का, हालांकि वो हिंदुस्तान की सोसाइटी के एक बड़े तबके को मोबिलाइज करने में, छू पाने में इफेक्टिव था, प्रभावी था, बट कई लोग उसको क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पैसिव था और एकोमोडेटिंग था। तो अब यहाँ पे हमें ओवरली एकोमोडेटिंग का हमें मीनिंग बताना है, एकोमोडेटिंग का हमें एंटोनिम बताना है। एकोमोडेटिंग हाईलाइट किया हुआ है, तो एकोमोडेटिंग का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो सबकी बात मान लेता हो। ओवरली एकोमोडेटिंग मतलब जरूरत से ज्यादा सबकी बात मान लेता हो। अब अगर हर कोई व्यक्ति जी जी हाँ जी करने वाला होगा तो वो व्यक्ति कभी खुद के लिए तो अच्छा नहीं हो सकता ना, तो वो ओवरली एकोमोडेटिंग थे गांधी जी, कई लोगों को ऐसा लगता है।
अब इसका एंटोनिम क्या होगा? रिकनसाइलिंग। रिकनसाइल मतलब मेल मिलाप करना। स्ट्रेनियस मतलब जोर देना किसी चीज के ऊपर। डिसऑब्लिगिंग, डिसऑब्लिगिंग मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो किसी से बात ना मानता हो, किसी की बात स्वीकार नहीं करता हो, ठीक है। ग्रेटिफाइंग, ग्रेटिफाइंग मतलब खुश रहने वाला। तो यहाँ पे जो नहीं बात मानता है वही होगा अकोमोडेटिंग का एंटोनिम। सो ऑप्शन सी डिसऑब्लिगिंग इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, अप्रोप्रिएट सिनोनिम हमें बताना है। वर्ड है ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल का मतलब होता है एकदम शांत, काम, सीरीन, ठीक है। तो इसका एंटोनिम क्या आएगा? सिनोनिम क्या आएगा? पीसफुल या शांत, ठीक है। सीरीन। एंशियस, एंशियस का मतलब होता है चिंता करने वाला, ठीक है। डिलेमा, डिलेमा मतलब असमंजस। फियर्स मतलब उग्र, और पीसफुल मतलब शांत। सो ऑप्शन डी पीसफुल इज करेक्ट। The young pirate is more cleverer than the captain of the ship. More cleverer, ठीक है। कंपैरिजन कर रहे हैं तो यहाँ पे या तो क्लेवरर होगा या फिर मोर होएगा, मोर क्लेवर होएगा। क्लेवरर के साथ में मोर तो इस्तेमाल नहीं होगा, दोनों ही कंपैरेटिव डिग्रीज हैं, तो एक जो यूज है वो सुपरफ्लुअस है। तो द यंग पायरेट इज क्लेवरर टू द कैप्टन ऑफ द शिप, कि वो क्लेवरर है कैप्टन ऑफ द शिप के लिए। द यंग पायरेट इज क्लेवरर दैन द कैप्टन ऑफ द शिप, तो टू का प्रयोग गलत है, कंपैरिजन है तो दैन आएगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। द यंग पायरेट इज मोस्ट क्लेवर, सबसे ज्यादा क्लेवर है, तो सबसे ज्यादा क्लेवर है तो दैन नहीं आएगा, ठीक है। मोस्ट क्लेवर, तो ये इनकरेक्ट है। द यंगर पायरेट इज क्लेवरर देन, यंगर पायरेट नहीं आएगा, यंग पायरेट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इन कोर्स ऑफ बाय टाइम he was wise enough to realize the mistakes of his past. तो in course of time होता है, ना कि in course by time। क्या होता है, जो फ्रेज है इस्तेमाल किया जा रहे हैं कि इस समय के दौरान में, जो समय बीता उसके दौरान में, तो हम यहाँ यूज करते हैं कोर्स ऑफ टाइम, ना कि कोर्स बाय टाइम। इन कोर्स ऑफ टाइम ऑप्शन ए इज करेक्ट। वन वर्ड सब्सटीट्यूट करना है। द स्टडी ऑफ कॉइन्स, कॉइन्स की स्टडी को क्या बोला जाता है? करेंसी। करेंसी होता है हमारी मुद्रा, ठीक है। किसी भी देश की जो मुद्रा होता है उसको करेंसी बोलते हैं। मिंटिंग, मिंटिंग का मतलब होता है सिक्का बनाने की प्रक्रिया। न्यूमिस्मैटिक्स, न्यूमिस्मैटिक्स मतलब सिक्कों का अध्ययन करना। और बार्टर, बार्टर मतलब लेन देन का जो सिस्टम होता था पहले, सिक्के नहीं होते थे, तुम मुझे ऊन दे दो, मैं उसके बदले में तुम्हें कुछ फसल दे दूंगा, गेहूं दे दूंगा, अनाज दे दूंगा, दूध दे दूंगा, ऐसे कुछ चीजें, वो होता है बार्टर सिस्टम। तो यहाँ पे न्यूमिस्मैटिक्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। डेनियल टॉक्स टू पीपल अबाउट द राइट टू लाइफ, डेनियल लोगों से जीने के अधिकार के बारे में बात करता है। ही सेज वी हैव द राइट टू लिव इन फ्रीडम एंड इन सेफ्टी, कि वो कहता है कि हमारे पास अधिकार है कि हम आज़ादी से और सुरक्षित जी सकें। बट the people do not dash and they say that the war is a big deal, लेकिन लोग उसकी बात नहीं सुनते या लोग उसकी बात से सहमत नहीं होते, और वो ये कहते हैं कि युद्ध जो है वो एक बहुत बड़ी चीज है। एंड इट इज नॉट अप टू अस नॉर अप टू द गवर्नमेंट, और वो अपने आप मतलब युद्ध ऐसा है कि उसमें ना हमारी सरकार का कोई जोर चलता है, ना हम लोगों का कोई जोर चल सकता है, यानी कि युद्ध अपने आप पैदा हो जाता है, ऐसा तो नहीं है। द गवर्नमेंट नोज वॉट टू डू एंड ओनली द गवर्नमेंट कैन डिसाइड डैश इज बेस्ट, तो सरकार को पता है कि क्या करना चाहिए और केवल सरकार ही डिसाइड कर सकती है हमारे लिए क्या बेहतर है, क्या बेस्ट है। एंड इफ द गवर्नमेंट सेज दैट देयर मस्ट बी अ वॉर, और अगर सरकार कहती है कि युद्ध होना चाहिए, देन इट मस्ट बी सो, तो वो उनकी बात सही है, ऐसा होना चाहिए। डेनियल डज नॉट एक्सेप्ट दिस एंड आस्क इफ देयर इज अ बेटर सोल्यूशन, डेनियल इस बात पे विश्वास नहीं करता, इस बात को मानने से स्वीकार नहीं करता, और वो कहता है, वो सवाल पूछता है कि क्या इससे बेहतर हमारे पास सोल्यूशन है। एज ऑल वॉर्स एंड विद अग्रीमेंट्स, क्योंकि जितने भी युद्ध होते हैं उनका अंत अग्रीमेंट से ही होता है। कांट वी डू द अग्रीमेंट्स विदाउट द फाइटिंग, तो क्या हम युद्ध होने से पहले ही कोई अग्रीमेंट नहीं कर सकते। कैंट द गवर्नमेंट सॉल्व दिस डैश, क्या सरकार इस वॉर वाला जो इशू है, मसला है, इसको सॉल्व नहीं कर सकती। Isn't that the reason we have a government in the first place, क्या यही उद्देश्य नहीं है जो हमने अपनी सरकारें चुनी हैं और बनाई हैं।
ही डिसाइड्स टू डैश टू पीपल ऑन हिज गवर्नमेंट, तो वो डिसाइड करता है, वो ये नतीजे में पहुंचता है टू डैश, कुछ करने के लिए, लोगों के लिए, लोगों को अपनी सरकार के लिए. ही डिसाइड्स टू राइट देम एंड लेट देम नो व्हाट ही थिंक्स, तो वो सोचता है, वो फैसला करता है कि वो उनको पत्र लिखेगा और उनको उन तक अपनी बात पहुंचाएगा कि मैं ये सोचता हूँ आपके बारे में. ही नोज वन ओपिनियन डज नॉट मैटर मच, उसको पता है कि मेरे एक अकेले के विचार से सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. बट ही ऑल्सो नोज दैट इफ एवरी वन इन हिज ओन कंट्री एंड ऑन द अदर साइड वुड डू दिस देयर विल बी डैश बी नो मोर वॉर्स, तो बोल रहे हैं लेकिन उसको ये भी पता है साथ ही साथ कि अगर हर एक इंसान मेरे देश में और हर एक इंसान जो दूसरी तरफ दूसरे पक्ष की पार्टी है जो वॉर में है हमारे साथ में, उस तरफ का भी हर एक व्यक्ति इस तरीके का कदम उठाता है तो शायद युद्ध होंगे ही नहीं. He says we have the right to live in freedom and safety, but the people do not dash and they say, तो do not grant, grant मतलब प्रदान करना, agree मतलब सहमत होना, consent, consent मतलब अपनी सहमति देना, announce, announce मतलब घोषणा करना, तो यहाँ पे do not agree is correct. The government knows what to do and only the government can decide dash is best, तो क्या करना चाहिए और केवल सरकार ही डिसाइड कर सकती है कि क्या बेहतर है. तो क्या आएगा, व्हाट इज बेस्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट. कैन द गवर्नमेंट सॉल्व दिस डैश पीसफुली, कैन द गवर्नमेंट सॉल्व दिस पीसफुली, डिस्ट्रप्टिवली, पीसफुली मतलब शांति से सुलझा नहीं सकती, डिस्ट्रप्टिवली, डिस्ट्रप्टिव मतलब विघातक रूप से, यानी कि किसी चीज को बीच में आप रोक रहे हैं उस रूप से, कंपल्सरीली, कंपल्सरीली मतलब अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर सके इसके बारे में, या एक्साइटिंगली, बड़े ही एक्साइटेड हो सककर, तो यहाँ पे कंपल्सरीली इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट कि वो सरकार से पूछ रहे हैं कि क्या सरकार इसका कोई दृढ़ निश्चय करके कुछ सॉल्व नहीं कर सकती, इसका कुछ फाइनल सोल्यूशन नहीं निकाल सकती. ही डिसाइड्स टू डैश टू पीपल इन हिज गवर्नमेंट, तो उसने फाइनली डिसाइड करा कि वो क्या करेगा, बात करेगा सरकार के कर्मचारियों से, सरकारी लोगों से, टू स्पीक टू पीपल इन हिज गवर्नमेंट, ऑप्शन ए इज करेक्ट. ही नोज वन ओपिनियन डज नॉट मैटर मच, उसको पता है कि एक व्यक्ति का ओपिनियन ज्यादा प्रभाव नहीं डालेगा, लेकिन उसको ये बात भी पता है कि अगर हर एक व्यक्ति उठ के खड़ा हो, हर एक व्यक्ति सेम ओपिनियन सामने रखे दोनों तरफ से, देयर विल डैश बी नो मोर वॉर्स, डाउटलेसली, डाउटलेसली मतलब किसी चीज का जो निश्चित है, जिसमें कोई डाउट नहीं है, वॉबली, वॉबली मतलब अस्थिरता, एब्सर्डली, एब्सर्डली मतलब अत्यधिक इलॉजिकल, अत्यधिक जो बिना कोई रीजन के इनअप्रोप्रिएट कोई चीज हो, या फिर देयर विल प्रोबेबली, प्रोबेबली मतलब हो सकता है ना, किस जिसके चांसेस हों, शायद, संभवतः, तो शायद ऐसा हो कि युद्ध ही ना हो, देयर विल प्रोबेबली बी नो मोर वॉर्स, ऑप्शन डी इज करेक्ट. दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग. बाय बाय.